जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर बीएनएस हमने काफी पढ़ी लेकिन कभी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अब आपकी क्लास बीएनएस की देखी है ना, तो बीएनएस एकदम क्लियर होगा, माइंड एकदम क्लियर हो गया कि बीएनएस इतनी आसान हो सकती है, हमें पता भी नहीं था। आपकी क्लास से देखो, मैं सिर्फ वो पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू की चीजें नहीं। और जो चीजें आपको याद करनी है वो भी बता दूं कि ये याद करनी है, इसको याद मत करना, इसको याद कर लेना। और जहां मैं बोलता हूँ इसको याद कर लेना, वहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे, फालतू के बनेंगे भी नहीं। आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो YouTube मेरे इन वीडियोस को प्रमोट नहीं कर रहा। आई डोंट नो क्यों नहीं कर रहा, लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा YouTube। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन वीडियोस को अपने जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो वहां ग्रुप में जरूर भेजिएगा, ताकि ये मेरे वीडियोस, थोड़ी बहुत मैं मेहनत कर रहा हूं तो उसका भी परिणाम मुझे मिलना चाहिए। तो आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा, सब लोग देख लेंगे, उनको फायदा हो जाएगा, आपका कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। अब से पहले लेके प्रभु का नाम स्टार्ट करते हैं। देखो, अब से पहले मैंने कई वीडियो बना दी हैं बीएनएस पे, वो आपको याद कर लेनी है। आप जाकर के पिछली वीडियो देख लो, उनको याद कर लो। बहुत अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, अब यहां आ जाते हैं इस पे। अब धारा 111 पे आ जाते हैं। देखो, धारा 111 में क्या है कि संगठित अपराध करना, नई धारा जो जोड़ी गई है, ये नई धारा जोड़ी गई है धारा 111। इसमें क्या है, संगठित अपराध करना। जैसे 5 या 5 से अधिक लोगों ने अगर कोई भी अपराध कर दिया, जैसे लूट कर दी, ठीक है, चोरी कर दी, या फिर किसी को पीट दिया, संगठित अपराध करके कर दिया। अब उसमें क्या है, देखो, जैसे लूट कर दी तो लूट की धारा तो उस पर लगेगी। ये वाली धारा एडिशनल होकर के उस पर लगेगी, यानी कि 111 धारा उस पर लगेगी अगर 5 से ज्यादा लोगों ने एक साथ होकर के वो काम किया है। तो ये एडिशनल धारा है, ठीक है, नई धारा इसमें जोड़ी गई है, याद कर लेना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नई जोड़ी गई है इसमें। तो आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि संगठित अपराध से संबंधित किस धारा में दिया गया है, बीएनएस की किस धारा में दिया गया है। तो आप बताएंगे धारा 111 में दिया गया है, क्योंकि ये नई धारा जोड़ी गई है। और इसमें क्या है, दंड क्या है, देखो धारा 111(2) में दंड है। दंड क्या है, अगर वो कोई भी अपराध करते हैं, उस अपराध में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भाई उसको आजीवन कारावास होगा, मृत्युदंड होगी, आजीवन कारावास होगा, 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ठीक है, समझ आ रही है बातें। ये दंड जरूर याद कर लेना। और अगर अन्य मामले होते, मृत्यु नहीं होती है, तो 5 वर्ष से आजीवन कारावास तक का हो सकता है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस मजे में सुनते रहो, पढ़ते रहो, जो मैं कहूँ बस उसको याद करते रहो। ये धारा 111 और 111(2), ये दोनों धारा आपको याद कर रखनी है। आप चाहे इनको नोट कर लो, जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है, सारी वीडियोस में जितनी धारा मैंने बताई है और याद करने के लिए बोला, उनको नोट जरूर कर लेना, ताकि उसका रिविजन आप आराम से कर सको। बाकी समझा तो मैं दूंगा ही, यहाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। धारा 112 में आ जाओ, छोटे संगठित अपराध, ये भी आपको याद करनी है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। छोटे संगठित अपराध में क्या है, जैसे चोरी है, झपटमारी है, धोखाधड़ी है, छल है, जुआ है, आदि है। इसमें 1 से 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना हो सकता है। ठीक है, इसमें संगठित अपराध की परिभाषा और जुर्माना दोनों पूछे जा सकते हैं। और इसमें केवल छोटे संगठित अपराध किसमें बताए गए हैं, तो आप 111, 112 समझ में आ रही है बात। ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए सीख जाओगे सब। ऐसे ही सिलेक्शन भी हो जाएगा। बहुत सारे लोग सिलेक्शन के बाद भूल जाएंगे कि कोई सर ने हमें बीएनएस पढ़ाई थी। खैर वो बात अलग है, छोड़ो। आतंकवादी कृत्य, धारा 113 में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट धारा, इसको जरूर याद कर लेना, इसको जरूर याद कर लेना कि आतंकवादी कृत्य ये भी इसमें जोड़ी गई है कि भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या आतंक फैलाने का काम जो कोई करेगा, आर्थिक सुरक्षा भी है इसमें। तो इसमें आपको याद रखना है, उसमें ऑप्शन भी दे सकता है कि जो नई धारा 113 जिसमें आतंकवादी कृत्य जोड़ा गया, उसमें किस किस क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो इसमें आपको अखंडता, एकता, संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, आतंक फैलाने का काम जो कोई करेगा उसे दंड मिलेगा। दंड क्या है, मृत्यु दंड मिलेगा या फिर आजीवन कारावास जुर्माना मिलेगा। ठीक है, और इसमें अन्य मामले भी हैं, उसमें 5 वर्ष से आजीवन। तुम इसको याद रखो, बस दंड क्या है, मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, इसको याद रखो, बाकी कुछ चीजों को भूल जाओ, इसको मत याद रखो। आजीवन कारावास से मृत्युदंड, ठीक है, धारा 113 में। धारा 113 में मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर याद रखना, आतंकवादी कृत्य है। अब आ जाओ 116 में। देखो बीच की जो धारा है ना, वो क्यों छोड़ दे रहा हूं मैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे पता है वो आएंगे भी नहीं, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं। अभी आप विवेचना तो नहीं कर रहे हो, या अभी आप विभाग में तो आ नहीं गए हो, आपसे सिर्फ बेसिक नॉलेज थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि आपने कुछ पढ़ा है धाराओं में से भी, बस वो पता होना चाहिए, और वही क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाएंगे, आपसे डिटेल में ज्यादा पूछेगा भी नहीं।
धारा 116 में आ जाओ। 116 में ग्रीवियस हर्ट या घोर उपति। घोर उपति मतलब जो जब ज्यादा चोट लग जाए ना, घोर उपति का मतलब क्या है, घोर का मतलब ज्यादा और उपति का मतलब चोट लगना, जब ज्यादा चोट लग जाए, ठीक है, किसी को ज्यादा नुकसान हो जाए, उसको घोर उपति कहते हैं। ये 8 प्रकार की चोटें होती हैं। घोर उपति में कितने प्रकार की चोटें आती हैं? 8 प्रकार की चोटें आती हैं। तो याद रख लो, ये आपके ऑप्शन में आएगा कि घोर उपति में कितने प्रकार की चोटें बीएनएस में दी गई हैं। तो 8 प्रकार की चोटें दी गई हैं। पहली क्या? पुरुषत्व हरण। यार ये तो मुझे भी नहीं पता क्या है इसको, तो बस आप ये याद रखना 8 प्रकार की चोटें आती हैं। उसमें कौन कौन सी हैं? आंख की रोशनी का खोना, कान की सुनने की शक्ति खो देना, या अंग जोड़ का विच्छेदन हो जाना, या अंग जोड़ की शक्ति का स्थायी नुकसान हो जाना, या सिर या चेहरे का स्थायी विरूपण हो जाना। जैसे सर में कुछ मार दिया, वो सर में फट गया, स्थायी विरूपन हो गया। चेहरे की नाक कट गई, कान कट गया, गाल कट गया, स्थायी विरूपन हो गया। होठ कट गया, ये स्थायी विरूपन होता है। मतलब वो परमानेंट हो गया, उसका वो चोट परमानेंट हो गई, चाहे उसका निशान हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, परमानेंट हो गई। ठीक है। हड्डी या दांत का फ्रैक्चर या विस्थापन। किसी हड्डी का फ्रैक्चर हो गया, दांत टूट गया, भाई किसी की लड़ाई होगी आपस में, ठीक है, उसका हड्डी टूट गई पैर की, तो वो क्या होगा? घोरोपति में माना जाता है। उसका दांत टूट गया, या सर में ऐसे चोट मार दी कि उसका सर फट गया, हड्डी में, यहाँ से हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। ऐसे ही एक केस हुआ था कि कुछ लोगों की लड़ाई हो गई थी आपस में, तो उसने उसके सर पे डंडा मार दिया था, डंडे से उसकी यहाँ फ्रैक्चर हो गया था। वो तो बच गया, जान उसकी बच गई। फिर उस पर, हालांकि आईपीसी की तो अलग धारा थी, ये बीएनएस की अलग धाराएं हैं। तो ये सारी चीजें हैं। या फिर जीवन खतरे में आ गया, फिर 15 दिन प्लस का गंभीर पीड़ा हो गया, जीवन उसका खतरे में आ जाएगा अगर आ गया, या फिर गंभीर पीड़ा उसको हो जाती है, तो वो घोर उपति में आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? अब नेक्स्ट पे आ जाओ। धारा 117 में, धारा 117 में क्या? ग्रीवियस हर्ट का दंड, यानी कि घोर उपति का दंड। ग्रीवियस हर्ट ही बोलते हैं किसको? अभी जो बताया था, घोर उपहति को। इसके लिए दंड क्या है? देखो, अगर सामान्य घोर उपहति है तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है उसमें। अच्छा, मैं बता दूं कि आपको ये वाली जो धारा है ना, घोर उपहति, इसको 116 में जरूर याद कर लेना। ये इंपोर्टेंट है, इसकी धारा भी याद रखनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ कि 117 में इसके लिए दंड भी दिया गया। 117 भी याद कर लेना। 117, 116, 117 उसमें अगले में दंड होता है। तो 7 वर्ष तक का कारावास है और जुर्माना है। ठीक है। स्थायी विकलांगता अगर आ गई है, स्थायी, जैसे किसी का पैर काट दिया, किसी की हाथ काट दिया, किसी का कान काट दिया, किसी की नाक काट दी, किसी की आंख फोड़ दी, स्थायी विकलांगता मतलब विकलांग हो गया है, तो उसके लिए 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक है, यानी कि सीधा जेल है उसके लिए। अगर चोट है केवल, तो उसके लिए 7 वर्ष तक का कारावास है, और स्थायी विकलांगता है 10 वर्ष से आजीवन का कारावास है। और अगर ये समूह द्वारा किया जाता है, बहुत सारे लोगों द्वारा मारपीट की जाती है, तो 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। धारा 124। देखो क्या होता है, एक चीज मैं आपको और बता दूं। जब मैं अपने, हाँ, एक कमेंट ये भी आया था, बहुत अच्छा कमेंट, बहुत प्यारा कमेंट था कि सर जब आप अपना रेफरेंस देते हैं ना कुछ केसेस का, तो हमें और अच्छे से समझ में आता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको रेफरेंस देता चलूं, ताकि आप भूलो ना उन चीजों को और अच्छे से समझ सको। देखो, जेल का आदमी कब जाता है? जैसे 7 वर्ष तक का कारावास है, 7 वर्ष, 7 वर्ष प्लस, जैसे 7 वर्ष से 10 वर्ष तक का कारावास है। मतलब 7 वर्ष से अधिक जिसमें कारावास होता है, जिसमें दंड होता है, उसमें क्या काम करते हैं? वो जेल भेज देते हैं। फिर उसके बाद हम विवेचना करते हैं। जैसे कोई भी अगर मामला आया और उस मामले में जो सजा है वो 7 वर्ष से अधिक की है, ठीक है, तो उसमें राइट बनता है कि प्राइमरी जांच करके ही कि क्या ये मामला ठीक है, एक दो बयान लेकर के, तो उसको पकड़ करके उसका रिमांड ले लेते हैं, मतलब उसको जेल भेज देते हैं। फिर उसके बाद विवेचना चलती रहती है, और फिर 60 दिन के अंदर हमें वो जो चार्जशीट है, विवेचना कंप्लीट करके वो जो चार्जशीट है उसको हमें न्यायालय में दाखिल करना होता है। और अगर 7 वर्ष से कम की सजा है, 7 वर्ष से कम की सजा में एक नोटिस तामील करा दिया जाता है जो अभियुक्त होता है उससे, और उसको जेल नहीं भेजा जाता है। फिर उसके बाद हम उसमें चार्जशीट लगाते हैं, और चार्जशीट को हम न्यायालय में भेजते हैं, न्यायालय उसमें सुनवाई करते हैं, और फिर वो तय करती हैं कि इसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें 7 वर्ष से कम की सजा होती है, लेकिन फिर भी जेल जाते हैं। जैसे रिकवरी का कोई केसेस हो गया, जैसे चोरी हो गई, चोरी में 7 वर्ष से ऊपर की सजा नहीं है, कम की सजा है,
लेकिन चोरी से अगर माल बरामद हो गया तो उसको पकड़ के जब बरामदगी हो जाती है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, तमंचा लग गया, जैसे किसी तमंचा बरामद हो गया तो तमंचे को बरामद होने के बाद में उसको जेल भेज दिया जाता है। किसी ड्रग्स बरामद हो गई तो उसको जेल भेज दिया जाता है। जो मतलब गंभीर अपराध होते हैं उन गंभीर अपराध में भेज दिया जाता है। वो हमें उसकी वो देनी पड़ती है कि क्यों हमें 7 वर्ष से कम सजा होने के बाद भी इसको जेल में रखना पड़ रहा है। उसके लिए क्या हम अपनी तरफ से देते हैं रीजन कि ये या तो जो क्या बोलते हैं, जो दस्तावेज हैं उनके साथ छेड़छाड़ करेगा, गवाहों के साथ छेड़छाड़ करेगा, या फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा तो इसका वहां रहना उचित होगा। तो इस तरीके से अब समझ में आ रहा, 7 वर्ष से अधिक के कारावास और 7 वर्ष से कम के कारावास में क्या मैं क्यों क्यों बोलता हूँ कि वो सीधा जेल जाएगा, क्योंकि 7 वर्ष से अधिक का जिसमें भी कारावास होगा उसमें जेल उसको भेज देते हैं। कम में नोटिस तामील करवाते हैं और फिर विवेचना करते रहते हैं, वो बाहर रहता है। ठीक है, ये अंतर होता है। मेरे साथ सीखोगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। धीरे धीरे आपको एकदम ट्रेंड बना दूंगा। बस शेयर कर देना वीडियो को, मैंने पहले ही बताया भाई वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और हाँ, एक चीज और सुन लो, एक चैनल मैंने बनाया है, उस चैनल को नीचे मैंने लिंक दिया है। उस चैनल में क्या है, जितनी भी वर्ल्ड में जो घटनाएं होती हैं उन सबका एनालिसिस किया जाता है। तो वो आपके लिए बहुत काम की चीजें हैं, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए आप एक जागरूक नागरिक हैं, और आपको भी, आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को पता ही होना चाहिए करंट में चल क्या रहा है पूरे वर्ल्ड में। ट्रंप ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, अमेरिका ने क्या कर दिया, ब्रिटेन ने क्या कर दिया, पाकिस्तान से क्या चल रहा है, बांग्लादेश से क्या चल रहा है, वो सारी चीजों का लेखा जोखा उस चैनल में आपको मिलेगा। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर से बताऊं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, आपसे ये चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, वरना तो आप बीएस तो पढ़ ही रहे हैं और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो चलिए खैर शुरू करते हैं आगे। देखा, कारावास हो गया। ठीक है, अब आ जाओ धारा 124 में, एसिड अटैक से घोर उपति कारित करना। एसिड अटैक वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है, एसिड अटैक से 124 में है, 124 में इंपॉर्टेंट है कि एसिड अटैक से अगर गौर उपहति हो जाती है तो किस धारा में है। गौर उपहति तो मैंने बता दिया 116 में है, और एसिड देखो बीच की धारा खत्म कर दी ना मैंने, इसीलिए कि आपको सारी चीजें याद ना करनी पड़े, वो मुझे पता है कहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 124 में से एसिड अटैक से घोर उपहति कारित करना, जैसे अम्ल फेंक कर या किसी व्यक्ति को अम्ल देकर उपहति करता है, किसी को अम्ल पिला दिया, जैसे बहुत सी जगह आपने देखा ना, किसी को जबरदस्ती एसिड पिला दिया, किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया, उसकी चेहरे का विरूपण हो गया। जैसे किसी लड़की पे एसिड फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही गंदा घिनौना काम है। किसी लड़की पे एसिड फेंक दिया, बेचारा उसकी जो पूरा फेस है वो जल गया। ठीक है, तो उसके लिए 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक का जुर्माना है। 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक का उसको जुर्माना होगा। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें इंपॉर्टेंट लेकर के आऊंगा मैं आपके लिए। आपराधिक बल की परिभाषा किस धारा में है? आपराधिक बल की परिभाषा देखो, अगर नहीं दिखे देखो, आपराधिक बल की परिभाषा किस धारा में है? धारा 129 में। किसमें है? धारा 129 में। चलो इसको करते हैं आगे। हाँ, इसको ऊपर कैसे करते हैं भाई? ऐसे करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि आपको सही से दिख जाए। आपराधिक बल की परिभाषा, किसी व्यक्ति पर, अरे भाई तू कहां जा रहा है, कि किसी व्यक्ति पर उसकी सहमति के बिना, किसी व्यक्ति पर उसकी सहमति के बिना जानबूझकर बल का प्रयोग करना, जिसका मकसद उसे चोट पहुंचाना। देखो, डराना या कोई अपराध करना हो, इसमें सिर्फ शारीरिक बल की ही नहीं बल्कि किसी पदार्थ या जानवर के जरिए बल प्रयोग करना भी शामिल है। जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, जो मैं पढ़ा चुका हूं, उनमें इतनी, अगर आप बुक में पढ़ोगे ना तो सारी चीजें मिलेंगी कि दिमाग खराब हो जाएगा कि कहना क्या चाहता है भाई। वो नहीं आता 3 इडियट में, कहना क्या चाहते हो समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, और इजी लैंग्वेज में आपको समझ में भी आ रही है। अगर वैसी लैंग्वेज में बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। ये आपराधिक बल की जो परिभाषा है ना, बुक में जाकर के देखना, ये जो मैंने लिखा है ना, ये तो अभी तुम्हारे समझ में ना आ रहा होगा। ये तो बहुत अच्छे से और शॉर्ट तरीके से मैंने ये चीज लिखी है, बहुत आसान भाषा में, तब भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं समझाऊंगा आपको मसला क्या है। देखो, आपराधिक बल की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, धारा 29 में है। देखो, किसी व्यक्ति पर उसकी सहमति के बिना जानबूझकर बल का प्रयोग करना, जिसका मकसद उसे चोट पहुंचाना। किसी पर जानबूझकर बल का प्रयोग कर दिया,
जिसका मकसद क्या हो, या तो उसे चोट पहुंच जाए, या वो डर जाए, या वो भयभीत हो जाए, या उसे किसी प्रकार का नुकसान हो जाए, या वो कोई अपराध कर दे। तो इस तरीके से आपराधिक बल का प्रयोग कर दिया। लेकिन उसमें क्या है, इसमें शारीरिक बल ही नहीं बल्कि किसी पदार्थ या जानवर के जरिए बल प्रयोग भी हो सकता है। जैसे अपना कुत्ता छोड़ दिया, कोई आदमी जा रहा है रास्ते में, आपराधिक बल का प्रयोग ही होता है ये कि अपना कुत्ता छोड़ दिया उसको काटने के लिए, वो मेरा कुत्ता उसको काट ले। तो ये क्या होगा, जानवर के थ्रू आपराधिक बल का प्रयोग करना। ठीक है, उदाहरण दे रहा हूं मैं ये। जैसे कोई व्यक्ति है और वो बुग्गी लेकर के जा रहा है, भैंसा बुग्गी या घोड़ा तंगा जो बोलते हैं आपके लोकल लैंग्वेज में, घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं, वो लेकर के जा रहा है, और कोई आया उस घोड़े को पिंच कर दिया या कुछ ऐसी चीज उसको लगा दी ताकि वो एकदम से उत्तेजित होकर भागने लग जाए, और वो भागने लग गया और वो गिर गया, उसको चोट लग गई। तो ये जानवर के थ्रू उसने आपराधिक बल का प्रयोग कर दिया। जानवर पे क्या, लेकिन नुकसान किसे, उस व्यक्ति को हुआ। तो ये होता है आपराधिक बल का प्रयोग करना। समझ में आ रही है बात, समझ में आई? तो आपराधिक बल की परिभाषा आप समझ में आई। ये धारा 129 में है, इसको जरूर याद कर लेना। आपराधिक बल की परिभाषा पूछ सकता है आपसे। समझ में आ रहे, उदाहरण से समझा रहा हूं भाई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। धारा 131 पे आ जाओ। आपराधिक बल के लिए दंड इसमें दिया गया है 3 मास तक का। आपराधिक बल के लिए दंड दिया गया है 3 महीने का दंड है इसमें। ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ 132 पे, लोक सेवक पर हमला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक सेवक पर हमला। लोक सेवक पर हमला धारा 132 में। लोक सेवक कौन है? लोक सेवक कौन है? जो सरकारी सेवक है उनको बोला जाता है लोक सेवक। जैसे पुलिस हो गया, लेखपाल हो गया। क्या होमगार्ड भी लोक सेवक में आते हैं? हाँ बिल्कुल, होमगार्ड भी लोक सेवक में आते हैं। एमपी एमएलए आते हैं? हाँ एमपी एमएलए भी लोक सेवक में आते हैं। तो लोक सेवक क्या है, जो भी सरकारी कर्मचारी है बेचारा, अगर उस पर किसी ने हमला कर दिया, मतलब अपना काम ऐसा होता है कि भाई हमारा काम नहीं कर रहे, कभी कभी सुनते नहीं हो कि पुलिस पे हमला कर दिया कुछ लोगों ने, तो वो लोक सेवक पे हमला माना जाता है। ठीक है, कोई किसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा तो उसको मारपीट कर दिया उसके साथ में, तो मतलब वो लोक सेवक पर हमला माना जाता है। इसके लिए 2 वर्ष तक का कारावास या फिर जुर्माना। ठीक है, ये 132 में है, धारा 132 में इंपॉर्टेंट है। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, व्यापरण। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना। यार मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें ही लाता हूं आपके लिए। ठीक है, ये बात। धारा 137 में आ जाओ, व्यापरण। व्यापरण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? किडनैपिंग। क्या बोला जाता है? किडनैपिंग। किडनैपिंग, ठीक है, इसको बोला जाता है भाई साहब। मैं बता दूं आपको, क्योंकि आप किडनैपिंग किडनैपिंग सुनते हो लेकिन आपको उसका हिंदी में भी अर्थ नहीं पता होता क्या है। कोई कहता है अपहरण, अपहरण अलग होता है, व्यापरण अलग होता है। किडनैपिंग अलग होती है, किडनैपिंग बोला जाता है व्यापरण को, अपहरण को अबडक्शन कुछ ऐसी चीजें बोला जाता है। ठीक है, व्यापरण किडनैपिंग आ जाओ। व्यापरण 2 किस्म के होते हैं, मतलब किडनैपिंग 2 किस्म की। तो भारत में से व्यापरण हो गया, एक विधिपूर्ण में से व्यापरण होगा। दोनों का अंतर मैं आपको बताऊंगा। भारत में से, अगर भारत में से किसी, देखो व्यापरण या किडनैपिंग किसकी होती है, व्यापरण, इसका अंतर भी मैं आपको बताऊंगा कि व्यापरण और अपहरण दोनों में अंतर क्या है। व्यापरण में क्या है कि कोई नाबालिग है या फिर मंदबुद्धि है, उसको उसकी मर्जी के बिना लेके चले गए कहीं भी, वो हो गया व्यापरण। इसलिए तो बच्चों का जब किडनैपिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, किडनैपिंग होगी, किसी बच्चे की किडनैप हो गया कोई बच्चा। और अगर कोई बड़ा होता है तो बड़े का अपहरण हो गया। ठीक है, तो भारत में से व्यापरण यानी कि अगर भारत के अंदर से किसी ऐसे मंदबुद्धि या मतलब जिसमें दिमाग कम हो, या इसका दिमाग मानसिक संतुलन ठीक नहीं हो, या फिर बच्चों का भारत से ले जाके भारत के बाहर, तो भारत से बाहर का, भारत में से व्यापरण हो गया। या विधिपूर्ण में से व्यापरण। विधिपूर्ण क्या है, जैसे बच्चे की कस्टडी किसी के अंडर है, ठीक है, उसके माता पिता के अंडर है, उनकी अनुमति ली नहीं और लेकर के चले गए, तो वो हो गया विधिपूर्ण में से व्यापरण। ठीक है, ये हो गया दोनों चीजें। अब अपहरण की परिभाषा क्या है, देखो 137 और 138 दोनों ही इंपोर्टेंट है। व्यापरण और अपहरण में बिल्कुल साफ क्लियर कर लेना कि अंतर क्या है। अभी आगे फिर से बताऊंगा, पूरा समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। अपहरण की क्या परिभाषा है, जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं छल युक्त
उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है। नहीं समझ में आई? समझ में आगे आएगी। बस ये ध्यान रखना है 37 में व्यापरण है, 138 में अपहरण। ठीक है, अब आगे समझ में आ जाएगी पूरी पूरी। देखो, और सब चीज हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम व्यापरण और अपहरण में क्या अंतर है ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो, व्यापरण व्यापरण या किडनैपिंग क्या होता है? व्यापरण या किडनैपिंग क्या होता है? देखो, व्यापरण किडनैपिंग होता है नाबालिग या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को उनके संरक्षक की सहमति के बिना ले जाया जाता है, और इसमें बल प्रयोग जरूरी नहीं है। इसमें बल प्रयोग जरूरी नहीं है, बल्कि धोखा या लालच से भरी हो सकता है। इसमें बल प्रयोग जरूरी नहीं है कि बल प्रयोग करके ही लेकर जगह जाए। इसमें धोखे से भी ले जा सकता है। जैसे बच्चों को चॉकलेट दिखा करके ले गए, बच्चों आओ तुम्हें चॉकलेट दिखाते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं। बच्चों तुम्हारी मम्मी वहां बुला रही है, चलो तुम्हारे पिताजी वहां बुला रहे हैं, चलो हमारे साथ चलो, हम लेकर के चलते हैं। या फिर ऐसे जो मानसिक रूप से कमजोर है, ऐसे उनको लेकर के चले जाते हैं। तो ये होता है व्यापरण यानी कि किडनैपिंग। ठीक है, इसमें बल प्रयोग जरूरी नहीं है, मतलब बल से भी ले जा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि बल ही प्रयोग किया जाए। जबकि अपहरण किसी भी उम्र के व्यक्ति को, इसमें क्या दे रखा है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को, उसमें क्या था, नाबालिग और मानसिक रूप से कमजोर। अब समझ में आ रहा अंतर? तो अपहरण में क्या, किसी भी उम्र के व्यक्ति को बल से, दबाव से या धोखे से उसकी इच्छा के विरुद्ध एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसमें व्यक्ति की सहमति मायने नहीं रखती है। व्यक्ति की सहमति हो या ना हो, बल से भी ले जाते हैं, छल से ले जाते हैं, इस तरीके से लेकर के जाते हैं। और ये गंभीर अपराध है जो व्यापरण से अलग है। व्यापरण अलग है, अपहरण अलग है। जो अपहरण है इसमें आयु की शर्त नहीं होती। व्यापरण में आयु, अच्छा ये क्वेश्चन भी बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्यापरण और अपहरण में, व्यापरण में कितने वर्ष तक के बच्चे को ले जा सकते हैं जब वो व्यापरण माना जाएगा, और अपहरण में कितने वर्ष तक के बच्चे या फिर आदमी को ले जा सकते हैं वो अपहरण माना जाएगा। तो अपहरण में आयु की कोई सीमा नहीं होती, व्यापरण में आयु की सीमा होती है, यानी कि नाबालिग और मानसिक रूप से कमजोर लोग। ठीक है, क्योंकि इसमें आयु की शर्त नहीं होती और यह एक सतत अपराध है। यह एक सतत अपराध है। अब समझ में आया टोटल के व्यापरण और अपहरण में अंतर क्या है। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत लोग आसानी से समझ नहीं पाते और ना ही कोई आपको समझा पाएगा इतनी आसानी से। चलो खैर, ये अपहरण की परिभाषा होगी। ठीक है, अब धारा 140 में आ जाओ। धारा 140 में अब तक हो गए, अब आ जाओ 140 में। हत्या करने के लिए फिरौती या आदि के लिए व्यापरण या अपहरण। अगर हत्या करने के लिए किसी ने फोन किया, तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, और या फिर तुम्हारा पति हमारे कब्जे में है, तुम्हारी पत्नी हमारे कब्जे में है, जल्दी से 3 रुपए भेज दो नहीं तो हम इसकी हत्या कर देंगे, ऐसे ही आते हैं फिरौती के कॉल। तो उसके लिए ये 140 में है, हत्या करने के लिए फिरौती या आदि के लिए व्यापरण या अपहरण करता है तो सजा क्या है, 10 वर्ष का कारावास है, 10 वर्ष से आजीवन का कारावास है, और जुर्माना है। कितना? 10 वर्ष से आजीवन कारावास या फिर जुर्माना है। अगर व्यापरण और अपहरण में फर्क मतलब ना पता चल पाया हो आप लोगों को, तो एक बार इसको पढ़ लेना फिर से, या फिर जो मैंने बताया उसको एक बार फिर से पीछे जाकर के सुन लेना, समझ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, धारा 143। धारा 143, 143 में क्या कहता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में यानी कि व्यक्ति का दुर्व्यापार, एक व्यक्ति को बेच दिया। जैसे आपने सुना होगा बहुत जगह के लड़कियों को बेच देते हैं, लड़कों को, बच्चों को उठा करके उसको बाहर किसी राज्य में या फिर किसी अन्य देश में जाकर के बेच देते हैं, तो वो व्यक्तियों का दुर्व्यापारी तो होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो होती है, और ये इंटरनेशनल लेवल पे चलता है वो। इसमें परिभाषा क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, बल या धमकी या धोखाधड़ी या प्रलोभन या फिर सत्ता के दुरुपयोग में शोषण, ठीक है, उसके लिए जब व्यक्ति का दुर्व्यापार किया जाता है, जैसे बल के दम पर, धमकी के दम पर, धोखाधड़ी के दम पर, प्रलोभन के दम पर, सत्ता के दुरुपयोग से अगर शोषण हो रहा है तो उसमें, तो शोषण में क्या क्या आता है, जैसे शारीरिक शारीरिक शोषण हो गया, या फिर यौन शोषण हो गया, फिर गुलामी हो गया। बहुत लोग ऐसे हैं जो लोगों को किडनैप करके, आदमियों को किडनैप करके उनसे गुलामी करवाते हैं। ठीक है, उनको बेच देते हैं, नौकर की तरह उनको ट्रीट करते हैं, गुलामी करवाते हैं उनसे, तो वो होते हैं
बहुत आपने ट्रैफिक में देखे होंगे भीख मांगते हुए, तो वो वही तो होता है जिनको खरीद लिया जाता है, खरीद करके फिर उनको एक हाथ आँख फोड़ करके, हाथ तोड़ करके उनको भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है कि तुम भीख मांगो फिर शाम को इतना हिस्सा में ला करके हमें दो। तो वो वही तो होता है, वो एक एसिड बना देते हैं उनको, या फिर अंग हटा देते हैं उनके, जैसे हाथ काट दिया, आँख फोड़ दी, इस तरीके से। तो इसके लिए दंड 7 से 10 वर्ष तक का कठोर कारावास है। कितना? 7 से 10 वर्ष तक का कठोर कारावास है, जुर्माना भी है। अगर बच्चे की तस्करी करते हैं, पकड़े गए तो 10 वर्ष से आजीवन कारावास है और जुर्माना है। यदि लोक सेवक या पुलिस द्वारा ये किया जाता है, कोई भी लोक सेवक या पुलिस ने अगर ऐसा काम किया, तो उसको आजीवन कारावास और जुर्माना भी है। यानी कि लोक सेवक गलत काम कर ही नहीं सकता, ठीक है? तो उसके लिए आजीवन कारावास या फिर जुर्माना है। तो इस तरीके के बीएनएस आपकी धीरे-धीरे कंप्लीट होती जा रही है। पर मैं फिर से बता रहा हूँ, एक साथ बिल्कुल बीएनएस मैं नहीं पढ़ाऊँगा कि लोग कह रहे हैं कि सर एक-एक दिन में, हर दिन एक-एक वीडियो नहीं। मैं जिस तरीके से और जितना समय लेकर के पढ़ा रहा हूँ ना, बस आप पढ़ते रहो। उसकी टेंशन मत लो, उससे पहले ही कंप्लीट करा दूंगा। और मैं गारंटी से ये भी कह सकता हूँ कि आपने जो पहले पढ़ लिया ना, वो आपके याद भी होगा, क्योंकि जब थोड़ा टाइम लेकर के गैप में हम कराते हैं ना, तो गैप में वो याद रहता है। एक साथ सारी पढ़ोगे तो भूल जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो धीरे धीरे पढ़ते रहो, मजा लेते रहो, आनंद लेते रहो, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बीएनएस कंप्लीट हो जाएगी, बीएनएस की टेंशन मत लो। मूल विधि की वीडियोज भी मैंने पहले बनाई है, मूल विधि की वीडियो जाकर के देख लो। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्त, ताकि यूट्यूब अच्छे से बहुत लोगों तक इसको प्रमोट कर सके वीडियो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बस हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और आपका सिलेक्शन निश्चित हो, ये मैं आशा करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।